अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉ इट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिकग्निशन को डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में रिकग्निशन से क्या मुराद है। जनरली अगर हम देखें तो रिकग्निशन से मुराद ये है कि किसी चीज़ को तस्लीम करना, किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना। इंटरनेशनल लॉ में जंप करने से पहले हम एक डेली लाइफ की अगर एग्जांपल लें कि रिकग्निशन से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल, आप मेरे सामने खड़े होते हैं आकर, ठीक है, मैं आपको रिकग्नाइज़ करने से इनकार कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूँ। इससे मुराद क्या होगा कि मैं आपको तस्लीम नहीं कर रहा, आपकी एग्जिस्टेंस को मैं तस्लीम नहीं कर रहा। जब मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, आपकी एग्जिस्टेंस को मैं तस्लीम नहीं कर रहा, तो मेरे लिए आपकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? बिल्कुल ज़ीरो होगी। हमारे दरमियान में कोई भी रिलेशन वगैरह एग्जिस्ट नहीं करेगा उस स्टेट में। बिल्कुल इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट को रिकग्नाइज़ नहीं करती, तो उस स्टेट के लिए जो रिकग्नाइज स्टेट होने वाली होती है उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। ना ही ये स्टेट जो है उस न्यू जो स्टेट आ रही है, जो कि रिकग्नाइज होना चाह रही है, उसको कोई मतलब उससे रिलेशंस वगैरह रखना चाहती है। क्योंकि वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं करी, उसको तस्लीम ही नहीं कर रही। हालांकि वो स्टेट जो कि न्यूली इस्टेब्लिश हुई है वो एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन ये जो ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेंबर स्टेट है वो उसको तस्लीम नहीं करी, जिस वजह से उस स्टेट के कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वगैरह भी उसको नहीं मिलते इंटरनेशनल लॉ के अंदर। इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुराद कि जो भी स्टेट जो कि ऑलरेडी रिकग्नाइज हो चुकी हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, मतलब एक स्टेट ने दूसरी स्टेट को तीसरी चौथी इस तरीके से उन्होंने आपस में एक दूसरे को रिकग्नाइज किया हुआ है, तो वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं जिसको हम इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो वो स्टेट्स जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ऑलरेडी मेंबर्स हैं, जो कि ऑलरेडी रिकग्नाइज हैं, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि अगर एक न्यूली डेवलप्ड स्टेट आ रही है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है स्टेटहुड के वो कंप्लीट हैं, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेशन होती है कि उन्होंने दूसरी स्टेट्स को रिकग्नाइज करना होता है अगर वो इस दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हैं। तो जब तक वो न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट को सर्वाइव जो है रिकग्नाइज नहीं करेंगे, जो न्यू स्टेट है उसको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और उसके रिलेशन जो हैं वो दूसरी स्टेट्स के साथ डेवलप नहीं हो सकते। अब आज की वीडियो में हम जो है 3 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे रिकग्निशन के। एक जो है रिकग्निशन ऑफ स्टेट, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा जो है रिकग्निशन ऑफ डिस्प्यूट। अगर आप करंट अफेयर से टच में हैं तो आपको इस चीज़ का बेहतर इल्म होगा कि पाकिस्तान ने इसराइल को अब तक रिकग्नाइज़ नहीं किया हुआ। पाकिस्तान का इवन जो पासपोर्ट होता है उस पर ये वाज़ी तौर से एक चीज़ लिखी होती है कि ये पासपोर्ट जो है वो तमाम कंट्रीज़ के लिए वैलिड है सिवाय इसराइल के। और आजकल जो है अरब कंट्रीज़ में और जो भी दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनमें इसराइल की रिकग्निशन को लेकर बहुत ज़्यादा आपस में तज़ाद वगैरह फैले हुए हैं। तकरीबन अरब कंट्रीज़ ने और जो मुस्लिम कंट्रीज़ ने इसराइल को एक्सेप्ट भी कर लिया है, रिकग्नाइज़ भी कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उसे रिकग्नाइज़ नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान ये कंडीशन लगा कर बैठा हुआ है कि जब तक फ़लस्तीन के ऊपर जो मामलात हैं इसराइल के साथ वो जब तक सेटल नहीं हो जाते तब तक जो है पाकिस्तान की स्टेट वो इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करेगी। इस वजह से उसको अभी तक रिकग्निशन नहीं मिली है। रिकग्निशन की वजह से इसराइल जो है वो यूएन का मेंबर भी नहीं था, लेकिन रिसेंटली जो है मार्च 2019 में आई गेस इसराइल को जो है यूएन का मेंबर एज अ मेंबर एडमिट किया गया है। उससे पहले इसराइल यूएन का मेंबर भी नहीं था। उसकी वजह यही थी कि काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको रिकग्निशन नहीं दी हुई थी। तो रिकग्निशन जो है इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर एक बहुत बड़ा मसला होता है। हालांकि ये एक लीगल एक्ट नहीं है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल एक्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। रिकग्निशन ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो उस प्रोसेस को रेफ़र करता है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो स्टेट्स हैं जो कि ऑलरेडी रिकग्नाइज हो चुकी हैं, वो किसी न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट को एक्नॉलेज करती हैं फॉर्मली और उसको एक्सेप्ट करती हैं, और ये कहती हैं कि ये जो न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स चूँकि ये फुलफ़िल कर रही है, तो इस वजह से जो है ये एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी रखती है। तो मतलब एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस के बाद जो है जो न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट होती है उसको एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मिल जाती है। इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जब मिल जाती है तो उसके कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है वो अराइज हो जाते हैं, उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, और वो दूसरी स्टेट्स के साथ जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेंबर्स हैं उनके साथ ओपनली रिलेशंस भी रख सकती हैं। तो रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें सेटिस्फाई करने होते हैं।
जिनमें हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट्स जो बेसिकली होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले ये कि कम्युनिटी होनी चाहिए। अगर एक स्टेट जो है वो न्यूली इस्टेब्लिश्ड है और वो रिकग्नाइज होना चाहती है तो उसके पास एक कम्युनिटी होनी चाहिए। कम्युनिटी से मुराद ग्रुप ऑफ पीपल, एक उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक आबादी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ फिर उसमें आ जाती है टेरिटरी, कि एक स्टेट के पास जब पॉपुलेशन आ गई तो पॉपुलेशन जो है वो एक सर्टेन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेगी, पजेस करेगी, जिस टेरिटरी के अंदर वो लोग, वो कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही होगी, रह रही होगी। तीसरी चीज़ वहाँ पर आ जाती है फिर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है कि वो जो स्टेट, आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, टेरिटरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिटी जो कि एक टेरिटरी में रह रही है वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज भी होनी चाहिए, मतलब उनके पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि उनके फंक्शंस को, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स होते हैं डेली बेसिस के, उनको रेगुलेट कर रहा हो। वो गवर्नमेंट जो है किसी भी टाइप की हो सकती है, पार्लियामेंट्री भी हो सकती है और आपकी प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है और वो अथॉरिटेटिव भी हो सकती है। फिर चौथा इंग्रेडिएंट हमारे पास आ जाता है सॉवरेनिटी, के खुद मुख्तार होनी चाहिए वो स्टेट। अगर एक स्टेट जो है वो किसी दूसरी स्टेट की डोमिनियन के अंदर है तो ऐसी सूरत में वो सॉवरेन नहीं होगी। खुद मुख्तारी से मुराद ये है कि वो इंटरनली तौर पर और एक्सटर्नल तौर पर जो है खुद मुख्तार हो, अपने फ़ैसले खुद करती हो, किसी दूसरी स्टेट से इन्फ्लुएंस ना होती हो। फिर उसके बाद जो है एक जो फिफ्थ एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है परमानेंस, कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कम्युनिटी, उनकी टेरिटरी, उनकी गवर्नमेंट, उनकी सॉवरेनिटी जो है वो परमानेंट होनी चाहिए फॉर टाइम बीइंग। जो है ये नहीं कि मुख्तसर अरसे के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, वो परमानेंट एंड परपीचुअल होनी चाहिए। अगर ये 5 इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक स्टेट सेटिस्फाई कर रही है, इनको फुलफ़िल कर रही है, तो ऐसी सूरत में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेंबर स्टेट्स हैं वो न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट को रिकग्नाइज करेंगी और एज अ रिज़ल्ट जो है उसे इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मिल जाएगी और फिर उसे कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल लॉ मिलेंगे और वो दूसरी स्टेट्स के साथ जो है आपस में रिलेशंस मेंटेन कर सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाए रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए एक कंट्री को, एक कम्युनिटी को या एक स्टेट को जो है वो रेगुलेट किया जाता है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स वगैरह होते हैं उनको देखा जाता है। वो गवर्नमेंट किसी भी टाइप की हो, प्रेसिडेंशियल हो, पार्लियामेंट्री हो या अथॉरिटेटिव भी हो सकती है। तो जब हम रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिकग्निशन ऑफ स्टेट से थोड़ा डिफरेंट है। रिकग्निशन ऑफ स्टेट अगर एक मरतबा मिल गई, एक स्टेट जो है फॉर एग्जांपल इस्टेब्लिश हो गई, उसको रिकग्निशन मिल गई, तो गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट नहीं होती। गवर्नमेंट 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी लॉ ऑफ द लैंड जो है उसके अंदर मैकेनिज़्म या टाइम पीरियड जो भी प्रिस्क्राइब करता है उसके मुताबिक टाइम टू टाइम जो है वो पुरानी गवर्नमेंट जाती है, नई आई थी, पुरानी जाती है, न्यू, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक जब गवर्नमेंट अगर, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज होती है। जैसे कि पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें, जनरल इलेक्शंस के ज़रिए अगर न्यू गवर्नमेंट आ रही है तो उसको जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेंबर स्टेट्स हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको जो है न्यू गवर्नमेंट जो आए वो अकॉर्डिंग टू, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आ रही है तो उसको रिकग्नाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही गवर्नमेंट जो है वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ रेवोल्यूशन आ रही है, तो ऐसी सूरत में अगर एज अ रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन या फिर एज अ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए जो है वो आ रही है, तो ऐसी सूरत में इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इस चीज़ को लाजिम समझती हैं कि न्यू जो गवर्नमेंट आ रही है उसको रिकग्नाइज़ किया जाए। उसके पीछे वजह यह है कि इन दो कॉन्सेप्ट्स को देखा जाता है कि जो न्यू गवर्नमेंट जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हुए आई है, वो इस काबिल है कि अपनी टेरिटरी के ऊपर और अपनी टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, कम्युनिटी रह रही है, उनके ऊपर एक सफिशिएंट कंट्रोल रख सकती है, उनको कंट्रोल कर सकती है। इस काबिल वो गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट है भी या नहीं है। और दूसरी चीज़ वहाँ पर जो रिकग्नाइजिंग स्टेट्स हैं वो ये देखती हैं कि क्या जो न्यू गवर्नमेंट आई है एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्यूशन या जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके आई है, वो विलिंग है कि इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो कि उन्होंने आपस में डिसाइड किए थे उनको कैरी ऑन करने के लिए वो विलिंग है या नहीं है। इन दो चीज़ों को देखने के लिए जो ऑलरेडी मेंबर हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की स्टेट्स, वो एक गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करती हैं और अगर उनकी नज़र में ये दोनों इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई हैं, कैपेबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है उस न्यू गवर्नमेंट के पास, तो उसे रिकग्नाइज़ कर लिया जाता है और एज अ रिजल्ट जो है वही मामला फिर चल रहे होते हैं, वो आपस में बायलैटरल रिलेशंस वगैरह रख सकते हैं। अगर रिकग्निशन ऑफ स्टेट जो है वो मिल गई एक स्टेट को, लेकिन उसे रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट बाद में किसी वजह से नहीं मिलती,
तो ऐसी सूरत में रिकग्निशन ऑफ स्टेट अफेक्ट नहीं होगी, एक स्टेट जो है रिकग्नाइज ही रहेगी। लेकिन उसे अगर रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिलती तो इसका नतीजा ये होगा कि जो कंट्री, जो स्टेट जो है किसी न्यू गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं कर रही, वो स्टेट जो है उस हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ, उस स्टेट की जो गवर्नमेंट, जो भी लोग होंगे उनके साथ वो बायलैटरल रिलेशंस रखना नहीं चाहती। तो इस वजह से जो है उनके दरमियान में जो रिलेशंस होंगे वो सीज हो जाएंगे। हालांकि वो स्टेट रिकग्नाइज्ड होगी, वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी भी होल्ड कर रही होगी, उसके राइट एंड ऑब्लिगेशंस भी होंगे इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जो कि जनरल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। लेकिन चूंकि उसकी गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं है तो वो दूसरी स्टेट्स के साथ आपस में बायलैटरल रिलेशंस नहीं रख सकती। फिर इसी तरीके से थर्ड एस्पेक्ट जो हमारे पास यहाँ आता है रिकग्निशन का, वो है रिकग्निशन ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट से मुराद जो है कि किसी किस्म का तजाद जो है वो किसी कंट्री के अंदर चल रहा है। डिस्प्यूट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्यूट में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाते हैं इंसर्जेंट्स, दूसरे आ जाते हैं बेलिग्रेंट्स। इंसर्जेंट्स से मुराद जो है जब एक स्टेट के अंदर रहने वाले लोग, कोई ग्रुप ऑफ पीपल, वो हथियार उठाकर किसी ऐसी लेजिटिमेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाते हैं, बगावत कर देते हैं, तो उसे हम जो है उन ग्रुप ऑफ पीपल को इंसर्जेंट्स कहते हैं। और दूसरी हाथ पर जो है बेलिग्रेंट्स, बेलिग्रेंट्स से मुराद ये है कि दो कंटेस्टिंग फोर्स होती है। इंसर्जेंट में सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन बेलिग्रेंट में दो कंटेंडिंग पावर्स होती हैं जो कि किसी एक पावर के लिए लड़ रही होती हैं आपस में, और दोनों में से कोई एक जीत कर जो है उस एक्सपेक्टेड होता है उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ऐसी सूरत में भी जब एक स्टेट के अंदर इंसर्जेंसी या बेलिग्रेंसी जो अराइज हो जाती है तो ऐसी सूरत में इनका रिकग्नाइज होना भी लाजमी होता है। और जब जो है इनको रिकग्निशन मिल जाती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इनको रिकग्नाइज कर लेती हैं, तो इन इंसर्जेंट्स को, इन बेलिग्रेंट्स को एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मिल जाती है। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाली वीडियो में जब ये बात डिस्कस की थी कि स्टेट के साथ इंडिविजुअल्स के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके साथ साथ जो है इंसर्जेंट्स एंड बेलिग्रेंट्स भी इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। तो इसी तरीके से जब एक डिस्प्यूट रिकग्नाइज हो जाता है तो उसमें वो डिस्प्यूट एज टू इंसर्जेंसी हो या बेलिग्रेंसी हो, उसको एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हासिल हो जाती है। और जब एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मिल जाती है, चूँकि ये एक स्टेट ऑफ वार की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनके आपस में जो रिलेशंस होंगे वो लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी जो होता है उसके तहत रेगुलेट होते हैं। उन्हें जो है कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशन जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर अवेल हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन को। हमारे पास दो थ्योरीज हैं रिकग्निशन की, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और दूसरी है डिक्लेरेटरी, और इसको हम एविडेंशियरी थ्योरी भी कहते हैं। एक बात अपनी जहन में रख लें कि इन दोनों थ्योरीज में से कोई भी थ्योरी एब्सोल्यूट नहीं है। पहली थ्योरी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि एक स्टेट वो तब ही एग्जिस्टेंस में आती है, तभी कॉन्स्टिट्यूट होती है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो उस न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट को रिकग्नाइज कर लें, तस्लीम कर लें। उससे पहले उसका कोई वजूद नहीं होता। इस थ्योरी के मुताबिक जो है एक स्टेट को जब रिकग्नाइज कर लिया जाता है, जब उसके स्टेटहुड्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स, वो पूरे हो जाते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो मेंबर स्टेट्स होती हैं वो उस न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट को रिकग्नाइज कर लेती हैं, तो एज अ रिजल्ट जो है उसे एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मिल जाती है और वो स्टेट भी जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इंटर हो जाती है और दूसरी जो फैमिली होती है उसकी मेंबर जो है वो बन जाती है। लेकिन इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म यहाँ पर ये होती है कि अगर एक न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट है, उसे जो है वो हाफ कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं और हाफ नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत में क्या जो न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट होगी, जो रिकग्नाइज स्टेट है, उसको हम ये कहेंगे कि वो पार्टली रिकग्नाइज है? ये तो एक बिल्कुल कंफ्यूज सा कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर एक ये जो है क्रिटिसिज्म होती है। दूसरी क्रिटिसिज्म यहाँ पर ये होती है कि इस थ्योरी के मुताबिक जो इंटरनेशनल जो रिकग्निशन होती है वो एक ट्रीटी के ज़रिए दी जाती है, ट्रीटी ऑफ रिकग्निशन के ज़रिए दी जाती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर फिर दोबारा क्रिटिसिज्म ये हुई कि जब जो रिकग्निशन है वो एक ट्रीटी ऑफ रिकग्निशन के ज़रिए दी जानी चाहिए, लेकिन ट्रीटी तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के दरमियान ही कंक्लूड हो सकती है। तो वो स्टेट जो कि एक रिकग्नाइज स्टेट ही नहीं है, वो कैसे जो है तो वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी उसके पास नहीं है, तो वो कैसे एक ट्रीटी ऑफ रिकग्निशन को साइन कर सकती है? ये दूसरी क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये होती है।
तीसरी क्रिटिसिज्म इस पर ये होती है कि ये कहना कि एक स्टेट जो है वो रिकग्निशन से पहले इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो होल्ड नहीं करी, ये बिल्कुल एक जो है एब्सर्ड सा कॉन्सेप्ट है। इसकी कोई भी मतलब एक आम समझ फहम में ये बात एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। दूसरी थ्योरी डिक्लेरेटरी थ्योरी और एविडेंशियल थ्योरी, इसके मुताबिक ये होता है कि एक स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और जो उसकी रिकग्निशन होती है वो सिर्फ एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होती है कि एक स्टेट ने स्टेटहुड के जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे कर लिए हैं और इस वजह से जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेंबर बन सकती हैं। ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन होती है, एक एविडेंस होता है, एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होती है। इन थ्योरीज के मुताबिक जो है एक ये जो रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट है ये एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एक्ट है जो कि एज अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट्स आपस में एक दूसरे को देती हैं और उसके बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस वगैरह मेंटेन करती हैं। लेकिन इस थ्योरी के ऊपर भी फिर क्रिटिसिज्म होती है वो इस तरीके से कि आप ये तो कह रहे हैं कि ये स्टेट जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब एक स्टेट को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनकी नेचर तो डिक्लेरेटरी नेचर की नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर की हैं। कहने का मकसद ये है कि जब एक स्टेट फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसको जब आपने रिकग्नाइज किया, उस रिकग्निशन के बाद, उस एक्नॉलेजमेंट के बाद उसको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मिलती है, तो मतलब यहाँ पर जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वाले आ रहे हैं। दोनों की एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरीज ये कहते हैं कि जब तक इसको रिकग्निशन नहीं मिलेगी ये मार्कर नहीं है, लेकिन डिक्लेरेटरी थ्योरी के जो सपोर्टर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ये मार्कर एग्जिस्ट कर रहा है, ये फैक्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन जब तक इसको रिकग्निशन आप नहीं करेंगे, एक जो कि एक पॉलिटिकल एक्ट है, उसके बाद जो है इसको जो इंटरनेशनल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मिलेंगी। मतलब वो सिर्फ फैक्ट के ऊपर दोनों की कन्फ्लिक्ट हो रही है। कॉन्स्टिट्यूटिव कहते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं, कि डिक्लेरेटर्स जो कहते हैं कि एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एक पॉलिटिकल जो है एज अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसे फॉर्मली एक्नॉलेज किया जाना चाहिए ताकि वो दूसरी स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस वगैरह को मेंटेन कर सके। तो इन दोनों के दरमियान में जब ये कन्फ्लिक्ट आ गया तो उसके नतीजे में मिस्टर ओपनहीम ने ये कहा कि ये जो रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट है ये ना ही एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर का है, ना ही एब्सोल्युटली डिक्लेरेटरी नेचर का है। तो उन्होंने ये कहा कि फैक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हाफ उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लिया, हाफ इसका कॉन्सेप्ट लिया। इन्होंने कहा कि फैक्ट्स जो स्टेट होती है, जो फैक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिनको डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन उनकी जो डिक्लेरेशन होती है उसकी नेचर कॉन्स्टिट्यूटिव होती है। तो मतलब दोनों को मिक्स करके एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया रिकग्निशन का। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि रिकग्निशन की हम बात तो कर रहे हैं, तो रिकग्निशन का प्रोसेस क्या होगा, किस मेथड के ज़रिए जो है एक स्टेट को रिकग्नाइज किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से एक स्टेट को एक्सप्रेस तरीके से भी रिकग्नाइज किया जा सकता है। एक्सप्रेस तरीके से मतलब एक रिटन स्टेटमेंट अगर एक स्टेट जारी करे रिकग्नाइजिंग स्टेट के हम जो है फलानी स्टेट को रिकग्नाइज करें, या फिर थ्रू वर्ड्स ओरल स्टेटमेंट जो है कोई वीडियो वगैरह जो है वो अपनी जारी कर दे कि हम उस स्टेट को रिकग्नाइज करें, तो मतलब बाय वर्ड्स जो है वो वर्ड्स रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। इस तरीके से एक तो रिकग्नाइज किया जा सकता है, दूसरा उसको इम्प्लाइड तरीके से भी रिकग्नाइज किया जा सकता है। इम्प्लाइड तरीके से कैसे कि आप जो है उसको उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप कर लें, अपना एम्बेसडर वहाँ पर अपॉइंट कर दें जाकर, जैसे अभी रिसेंटली तुर्की ने किया है अपना इसराइल के अंदर एम्बेसडर। और दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि उस रिकग्नाइजिंग स्टेट के साथ जो है कोई ट्रीटी वगैरह आप कर लेते हैं, और ट्रीटी ऑफ लाजमी नहीं रिकग्निशन हो, कोई दूसरी भी हो सकती है, तो उससे ये इम्प्लाई हो जाएगा कि आपने उस स्टेट को रिकग्नाइज कर लिया है, उसकी एग्जिस्टेंस को। फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल रिकग्निशन का। एक रिकग्निशन जो है वो कंडीशनल भी हो सकती है। कंडीशंस हमारे पास बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होती है कंडीशन प्रीसीडेंट जो कि एक इवेंट से पहले आपको फुलफिल करनी है, एक होती है कंडीशन सब्सिक्वेंट जो कि उस इवेंट के बाद की कंडीशन होती है, उस इवेंट अक्कर होने के बाद, एक होती है कंडीशन, तीसरी होती है कंडीशन कोलेट्रल जो कि सिमुल्टेनियसली जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, साथ साथ चल रही होती है। तो यहाँ पर जो कंडीशनल रिकग्निशन की हम बात करें तो इस कंडीशन से मुराद है कंडीशन जो कोलेट्रल होती है, ये सब्सिक्वेंट या प्रेसिडेंट वगैरह नहीं होती। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि एक स्टेट जो रिकग्नाइज करिए किसी दूसरी स्टेट को, मतलब जो रिकग्नाइजिंग स्टेट है वो रिकग्नाइज्ड स्टेट को ये कह सकती है कि आपने जो है फॉर एग्जांपल किसी भी किस्म की रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ये कंडीशन एक कोलेटरल कंडीशन है
और जब तक वो स्टेट एग्जिस्ट कर रही होगी तब तक उसने इस कंडीशन को फुलफ़िल करना है। अगर कहीं पर जाकर वो इस कंडीशन की वायलेशन कर देती है तो ऐसी सूरत में जो अग्रीव्ड स्टेट्स होंगी, जो कि रिकग्नाइज्ड अग्रीव्ड स्टेट्स होंगी, वो जो कि रिकग्नाइजिंग अग्रीव्ड स्टेट्स होंगी, वो उस स्टेट के ख़िलाफ़ जो है अपनी जो रेमेडीज़ वगैरह इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि कोलैटरल चलेगी, बिल्कुल सिमल्टेनियसली चलेगी और साथ साथ चलेगी, और कोई प्रेसिडेंट या जो आप कह सकते हैं कि सब्सिक्वेंट नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लीगल इफ़ेक्ट्स। लीगल इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो लीगल इनको हम कॉन्सिक्वेंसेस भी कह सकते हैं कि हम रिकग्निशन की बात तो कर रहे हैं कि रिकग्निशन के नतीजे में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लीगल इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या होंगे। तो जो लीगल इफ़ेक्ट्स हमारे पास अराइज होते हैं वो 2 लेवल्स पर होते हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, इंटरनेशनल लॉ के अंदर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दूसरा म्यूनसिपल लॉ के अंदर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि जब एक स्टेट को रिकग्नाइज कर लिया जाता है तो रिकग्नाइज्ड स्टेट को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ वो क्लेम कर सकती हैं किसी दूसरी स्टेट से जो कि रिकग्नाइज को कर रही है। दूसरा ये कि उसके साथ उसको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी मिल जाती है। तीसरा ये कि रिकग्नाइज्ड स्टेट जो है वो रिकग्नाइजिंग स्टेट्स के साथ ट्रीटीज़ वगैरह कर सकती है। और अगर चौथा ये कि अगर एक ऑलरेडी ट्रीटी उन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करिए तब उस वक्त जब उस स्टेट को रिकग्नाइज नहीं किया गया था, तो ऐसी सूरत में वो जो पुरानी ओल्ड ट्रीटीज़ होती हैं वो भी रिवाइव हो जाती हैं, वो भी दोबारा से इन्फोर्स हो सकती हैं। तो ये 4 किस्म के जो जनरली जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर होते हैं। फिर अगर हम बात करें म्यूनसिपल लॉ के अंदर जो है कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक है कि जो रिकग्नाइज स्टेट है उसके पास ये राइट हो जाता है कि वो रिकग्नाइजिंग स्टेट जो है उसकी कोर्ट्स के अंदर सू वगैरह कर सकती है, मुकदमे दाखिल कर सकती है। रिकग्नाइजिंग स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी वगैरह अक्वायर भी कर सकती है, और अगर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है उनकी प्रॉपर्टी कोई, उसको वो क्लेम भी कर सकती है, होल्ड भी कर सकती है। और इस तरीके से जो रिकग्नाइज्ड स्टेट है वो रिकग्नाइजिंग स्टेट के अंदर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ वगैरह अपने डिप्लोमेट्स के लिए वो क्लेम कर सकती है उनकी सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जनरली म्यूनसिपल लॉ के अंदर। अब हमने ये सब तो डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का वो है मोड्स ऑफ रिकग्निशन, के रिकग्निशन के मोड्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली रिकग्निशन के जो 2 मोड्स होते हैं, एक होता है डी फैक्टो, एक होता है डी जोर। डी फैक्टो की जो लिटरल मीनिंग है वो है इनफैक्ट, डी जोर मतलब इन लॉ, मतलब लीगल और फैक्चुअल की बात हो रही। जब एक स्टेट को रिकग्नाइज किया जाता है तो उसकी रिकग्निशन 2 तरीके से होती है। एक तो ये होता है कि आप उसको सिर्फ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसे तस्लीम कर रहे हैं, या फिर आप जो है लीगली तौर पर भी उसे तस्लीम करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आप उसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो है डिफैक्टो रिकग्निशन उसकी कर रहे हैं तो वो रिकग्निशन टेम्पररी होगी। अगर आप डीजो रिकग्निशन करें तो वो रिकग्निशन परमानेंट होगी और ड्यूरेबल होगी। जो डिफैक्टो रिकग्निशन है वो इजीली जो है विदाउट एनी काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन किसी भी टाइम पर आप जो है उसको रिवोक कर सकते हैं, लेकिन जो एक डीजो रिकग्निशन है उसको आप इजीली विदाउट जस्टिफिकेशन रिवोक नहीं कर सकते। उसमें अगर आप रिवोकेशन करना चाहते भी अपनी रिकग्निशन की तो उसके लिए लाजिम होगा कि जो रिकग्नाइज स्टेट है वो अपनी स्टेटहुड के जो हमने 5 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे उनमें से कोई एलिमेंट जो है वो उसका ख़त्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में एक वैलिड जस्टिफिकेशन ही हो सकती है और उस रिकग्निशन को रिवोक किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है वो सक्सेशन अलाउ नहीं करता डी फैक्टो रिकग्निशन, लेकिन जो डीजो रिकग्निशन है वो सक्सेशन को अलाउ करता है। सक्सेशन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल जब एक स्टेट है वो एग्जिस्ट करी, उसके अंदर एक गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो है जब रिवॉल्यूशन की शक्ल में या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री जो है वो चेंज होती है, तो ऐसी सूरत में अगर डी फैक्टो रिकग्निशन है तो वहाँ पर सक्सेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो भी उस स्टेट की होगी वो यहाँ पर अलाउ नहीं होती और यहाँ पर अलाउड होती है। जो डिफैक्टो रिकग्निशन में जो डिफैक्टो रिकग्नाइज स्टेट होती है वो सू नहीं कर सकती, और जो डीजो रिकग्नाइज स्टेट होती है वो सू मुकदमे वगैरह दाखिल भी कर सकती है दूसरी स्टेट्स के खिलाफ। ये जो स्टेट है डिफैक्टो रिकग्नाइज जो स्टेट्स होती हैं वो किसी दूसरी जो रिकग्नाइजिंग स्टेट्स होती हैं उनके अंदर अपनी प्रॉपर्टी वगैरह क्लेम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर एक गवर्नमेंट को जो है वो डिफैक्टो तरीके से रिकग्नाइज किया गया है तो रिकग्नाइजिंग स्टेट में जो उनकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करी है वो उसको क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन दूसरे हाथ पर डीजो रिकग्निशन में प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा सकता है।
उसके बाद जो है एक डी फैक्टो जो रिकग्नाइज्ड जो स्टेट है वो ट्रीटीज़ वगैरह नहीं कर सकती, लेकिन एक जो रिकग्नाइज्ड जो स्टेट है हमारे पास वो ट्रीटीज़ वगैरह भी कर सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो लास्ट हमारे पास यहाँ पर है वो ये है कि एक डिफैक्टो रिकग्नाइज स्टेट के पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ वगैरह नहीं होती। रिकग्नाइजिंग स्टेट में वो किसी भी किस्म की सिविल क्रिमिनल जो इम्यूनिटीज़ होती है इंटरनेशनल लॉ की वो क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन जब एक हम रिकग्नाइज स्टेट की बात करें तो वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ वगैरह भी क्लेम कर सकते हैं रिकग्नाइजिंग स्टेट में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी भी किस्म की क्यूरीज वगैरह हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जो है पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।